Hi, all of you. My name is Prachi Soni. I'm from Gandhi Senior Secondary Public School, Shukabad. And today we are here to study class 12th NCERT Geography, India, People and Economy. And we've already completed 8 chapters and we are on chapter number 9, which is also on its last leg. So we would be completing it today. So this information is just for you. If you are new to this series, I would request you to please go through the previous videos and then come for this one so that you have a better connection of all the videos. So let us start without wasting any of your time. We would be starting from page number 110, that is chapter number 9, Planning and Sustainable Development in Context of India. So now, while talking about in the yesterday's class, we talked about sustainable development, how we should be using our resources in a particular way or in a certain way that the upcoming generations do not fall short of any particular resource. Today we would be talking about a case study which is about Indira Gandhi Canal नहर जो कि कमांड एरिया ना व्हाट इज ये इंदिरा गांधी कैनाल की बात कर रहे हैं कि राजस्थान का कुछ एरियाज जनरली जो पीछे का एरिया है राजस्थान के जो वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सूखा था. वहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल बनाएगा जिसकी वजह से वहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह को काफ़ी बूस्ट मिला. तो इंदिरा गांधी कैनाल प्रीवियसली इसको राजस्थान कैनाल भी बोला जाता था. ये इंडिया का लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम है. कंसीव्ड बाय कंवर सन इन 1948 और इसको कंवर सन ने 1948 में सबसे पहले इसकी बात करी थी, इसको शुरू किया था. द कैनाल प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड ऑन 31 मार्च 1958. तो जब स्टार्टिंग कंवर सिंह ने करी थी 1948 में, बट जो प्रोजेक्ट था उसको लॉन्च कब किया गया 1958 में. 31 मार्च 1958 को जो कैनाल ओरिजिनेट यानी कि शुरू कहाँ से होता है आपका हरिके बराज. हरिके बराज क्या है, देयर इज दिस हरिके बराज है आपका पंजाब में, वहाँ से आपका ये जो कैनाल है ये शुरू होता है एंड रन्स पैरेलल टू पाकिस्तान. और पाकिस्तान के बॉर्डर के मतलब ये पाकिस्तान का बॉर्डर है तो उससे पैरेलली उसके साथ साथ चलता है एट एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर इन थार डेजर्ट. 40 किलोमीटर इन थार डेजर्ट का कुछ है, आप मान लो डेजर्ट. आप देखो ये शुरू कहाँ से हो रहा है, हरिके बराज. हरिके बराज क्या है, जहाँ ब्यास नदी सतलुज से मिलती है उसको हरिके बराज बोलते हैं. वहाँ से आपका ये शुरू होता है, राजस्थान के वेस्टर्न एरिया में है. देखो आप पाकिस्तान की बाउंड्री के साथ काफ़ी लगा हुआ है, करीब 40 किलोमीटर का है थार डेजर्ट में, जिसको हम मरुस्थली भी बोलते हैं. द टोटल प्लान लेंथ ऑफ द सिस्टम, जो टोटल लेंथ है पूरे सिस्टम की वो कितनी है, अराउंड 9060 किलोमीटर की इतनी लंबी लेंथ है. एवरेज डिस्टेंस ऑफ मतलब ये 40 किलोमीटर का एवरेज डिस्टेंस यानी कि पाकिस्तान के बॉर्डर से करीब 40 किलोमीटर दूर है. टोटल जो इसकी लेंथ है दैट इज़ अराउंड 9060 किलोमीटर का इसका अराउंड लेंथ है. केटरिंग टू द इरिगेशन नीड्स ऑफ टोटल, और कितनी टोटल कल्चरेबल यानी कि कितने लोगों की डिमांड्स को फुलफिल करता है, कितने ज़मीन की डिमांड को फुलफिल करता है, 19.63 लाख हेक्टेयर ज़मीन को ये कैनाल से पानी मिलता है, जिसके बाद उस जगह के लोग एग्रीकल्चर कर पाते हैं. आउट ऑफ द टोटल कमांड एरिया अबाउट 70. कमांड एरिया का सिंपल सा मतलब होता है कि कितना आपके कमांड के अंदर, आपके कंट्रोल के अंदर कितना एरिया है उसको कमांड एरिया बोल देते हैं. तो आउट ऑफ टोटल जितना भी टोटल कमांड एरिया है इसका जो 70% है वो फ्लो सिस्टम से इरीगेट होता है और रेस्ट बाय द लिफ्ट सिस्टम. अभी फ्लो सिस्टम और लिफ्ट सिस्टम क्या होता है और तो ये आगे थोड़ा सा समझाएंगे, बट लेट अस अंडरस्टैंड ताकि आपको अभी यहीं पे समझ में आ जाए. फ्लो क्या है, ये नदी यहाँ से बहती हुई जा रही है, ये नदी नीचे की तरफ बहती हुई जा रही है. ये आपको ध्यान रखना होगा, हमने क्लास 11 में पढ़ा था कि इस तरफ की जो नदी है उसका स्लोप कुछ इस तरीके से. तो यहाँ हरिके बराज से आप देखो जब नदी नीचे की तरफ आएगी तो जो नीचे के एरियाज होंगे उनको तो पानी फ्लो सिस्टम से मिल जाएगा, मतलब नदी के बहाव के साथ ही उनको पानी मिल जाएगा. बट कुछ ऐसी जगह होंगी जिनकी हाइट थोड़ी सी ऊंची है, जो सिटीज़ जो एरियाज हाइट में ऊंचे हैं वहाँ पे लिफ्ट सिस्टम लगाना पड़ता है. लिफ्ट यानी कि पानी को लिफ्ट करके ऊपर लाना पड़ता है फॉर द यूसेज. द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द कैनाल सिस्टम हैज़ बीन कैरिड आउट, ये 2 स्टेजेस में किया गया था. द कमांड एरिया जो स्टेज 1 है, जो स्टेज 1 की करी गई थी वो आपकी गंगानगर हनुमानगढ़ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट. गंगानगर हनुमानगढ़ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आप देख सकते हो डॉटेड लाइंस, और जो आपकी स्पार्सली डॉटेड लाइंस हैं जनरली यहाँ पे किया गया था आपका बीकानेर, गंगानगर, हरियाणा, हनुमानगढ़ के एरियाज में. It was gently undulating topography and its culturable command area is 5.53 lakh hectares. तो ये जो अपर पोर्शन जो स्टेज 1 था यहाँ पे इन्होंने 5.53 लाख हेक्टेयर्स ज़मीन को पानी पहुँचाया.
जो स्टेज 2 थी वो आपकी बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है। करीब 14.10 लाख हेक्टेयर एरिया कवर होता है। इट कंप्राइजेज डेजर्ट लैंड डॉटेड विद शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स। यहाँ पे डेजर्ट का लैंड है। शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स, शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स का मतलब क्या है, मतलब डेजर्ट एरिया तो सैंड ड्यून्स आगे पीछे होते रहते हैं। एंड जो टेम्परेचर है वो करीब 50 डिग्री सेल्सियस समर्स में इतना ज़्यादा हो जाता है। इन दी लिफ्ट कैनाल दी वाटर इज लिफ्ट कैनाल, वही मैंने बताया। लिफ्ट कैनाल में क्या होता है, वाटर को लिफ्ट ऊपर उठाया जाता है ताकि वो अगेंस्ट दी स्लोप यानी कि ये नदी यहाँ से जा रही है तो यहाँ पे एक सिटी है, बट ये जो सिटी है ये अगेंस्ट दी स्लोप है, यानी कि कोई भी चीज़ आप यहाँ से गिराओगे तो वो नीचे जाएगी, ऊपर थोड़ा आएगी। अगेंस्ट दी स्लोप है यहाँ पे जो सिटी है, तो यहाँ पे पानी पहुँचाने के लिए लिफ्ट सिस्टम से आपका पानी के बहाव को चेंज किया जाता है। All the lift canals of Indira Gandhi Canal system originate at the left bank of the main canal, while all the canals on the right bank of the main canal are flow channels. तो ये क्या बोल रहे हैं कि जितने भी इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम में जो लिफ्ट कैनाल्स हैं वो उसकी लेफ्ट बैंक पे हैं, यानी कि ये इंदिरा गांधी जा रहा है तो इसके जो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हो गया, जो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी कैनाल्स हैं वो आपके लिफ्ट कैनाल्स हैं, यानी कि यहाँ से पानी ऊपर उठाया जाता है। और जो इसके राइट हैंड साइड में जितने भी कैनाल्स हैं ये फ्लो कैनाल्स हैं, यानी कि यहाँ पे पानी नीचे लेके जाया जाता है। इरीगेशन इन स्टेज 1 कमांड एरिया ऑफ द कैनाल वाज इंट्रोड्यूस्ड अर्ली 1960s में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। वेयर एज जो स्टेज 2 है वो आपका उसको इरीगेशन मिड 1980s में मिलना शुरू हुआ, इसीलिए इसका नाम इंदिरा गांधी कैनाल ही पड़ गया, बिकॉज दिस वाज द टाइम व्हेन इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर। The introduction of canal irrigation in this dry land has transformed इस सूखे एरिया में जब से इरीगेशन मिला, पानी मिला, इसकी वजह से ये जो सूखा मरुस्थली इसलिए बोला जाता था इसको, यहाँ पे इकोलॉजी, इकोनॉमी, सोसाइटी सब में काफ़ी ज़्यादा चेंज होता हुआ दिखा। इट हैज़ इन्फ्लुएंस, यहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशंस इस रीजन की काफ़ी बेहतर हुई, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी, यानी कि जो पहले नेचुरल फिनोमिना थे वो सारे ख़राब हो गए क्योंकि लोगों ने जंगल वंगल जो भी था डेजर्ट इन सबको खाली करके बसना शुरू कर दिया, खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया। The availability of जो soil का moisture था for a longer period of time and various afforestation and pasture development programs under CAD have resulted in greening the land। तो ये बोल रहे हैं कि soil के moisture को ज़्यादा लंबे समय तक रोकने की कोशिश, development programs, afforestation, ज़्यादा पेड़ लगाना, pasture development programs यानी कि जो इनके भेड़ बकरी गायें हैं उनके लिए पास्चर यानी कि घास फूस मिल जाए आसानी से, ये CAD डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर किया गया। दिस हैज़ ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग, इसकी वजह से क्योंकि पेड़ लगाने की वजह से विंड इरोजन, अब एक ज़मीन है बंजर पड़ी है, पेड़ वेड़ कुछ नहीं है, यहाँ हवा है कि हवा अपने साथ सारी ऊपर की लेयर की मिट्टी को डिस्ट्रॉय करती है, विंड इरोजन होता है। बट यहाँ पे पेड़ होते हैं तो पेड़ अपनी रूट्स के पकड़ से, रूट्स की मदद से सारी सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, ट्रांसपिरेशन, कुछ ना कुछ फूड प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, तो इस वजह से जो यहाँ पे विंड इरोजन होता है वो नहीं हो पाता। विंड इरोजन नहीं होगा तो डेजर्टिफिकेशन नहीं होगी किसी भी जगह की। प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ डेजर्ट इज अ डेजर्टिफिकेशन, तो क्योंकि मॉइस्चर वहीं रह जाएगा तो डेजर्टिफिकेशन का सिचुएशन ही खत्म हो जाती है। बट द इंटेंसिव इरीगेशन पर ये सारे प्रोग्राम तो किए गए, बट क्योंकि पहले लोगों के पास कुछ काम धाम नहीं था, इकोलॉजी, इकोनॉमी सबकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। इरीगेशन सिस्टम के डेवलप होने के बाद, पानी मिलने के बाद उन सब ने एग्रीकल्चर शुरू करना शुरू किया और इस हद तक एग्रीकल्चर किया, एक्सेसिव पानी, इस एक्सेसिव इरीगेशन किया, एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर किया। इसकी वजह से इन्वायरमेंट को तो प्रॉब्लम हुई, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो गई। अब पानी आपने ले लिया पर पानी निकलने के लिए नालियाँ नहीं है, पानी जा नहीं पा रहा है, बह नहीं पा रहा है, तो वहीं जम जा रहा है, तो वाटर क्लॉगिंग जैसी सिचुएशन। और अगर देखो पानी बह नहीं रहा है पर पानी एब्जॉर्ब तो होगा क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, सॉल्ट नीचे रह जाता है, जिसकी वजह से जो सॉल्ट है उसमें सॉइल है उसमें सैलिनिटी इंक्रीज हो जाती है। तो वाटर लॉगिंग की परेशानी, पानी की कमी की परेशानी, सॉइल में सैलिनिटी, नमक की प्रेजेंस इंक्रीज होती जा रही है एक्सेसिव पानी देने की वजह से। Introduction of canal irrigation has brought about a perceptible transformation in the agricultural economy of the region। वही जब से इरीगेशन आया उसके बाद से इनके जो एग्रीकल्चर था उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। सॉइल का मॉइस्चर है ये इनको एक बहुत ही लिमिटिंग फैक्टर था। लिमिटिंग फैक्टर का मतलब होता है कोई चीज़ जो आपको कुछ करने से रोकती है। तो यहाँ पे क्योंकि जो सॉइल बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो जो सॉइल का मॉइस्चर था वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाता था, जो एक लिमिटिंग फैक्टर था जिसकी वजह से ये लोग खेती बाड़ी नहीं कर पाते थे इन दी सक्सेसफुल ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इन दिस रीजन। स्प्रेड ऑफ कैनाल इरीगेशन की वजह से जो कल्टिवेटेड एरिया जहाँ पे पहले खेती बाड़ी होती थी वो बढ़ गया है। क्रॉपिंग की इंटेंसिटी, यानी कि पहले साल भर में मुश्किल से 1-2 क्रॉप्स ग्रो कर पाते थे, अब काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी भी ज़्यादा बढ़ गई है।
जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स इस एरिया में ग्रो करी जाती हैं वो आपकी ग्राम, बाजरा, ज्वार है। अब याद करो जब हमने बाजरा ज्वार के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि ये बहुत ज़्यादा क्लाइमेट इन्वायरमेंट को रेजिस्टेंट होती हैं, बारिश नहीं भी होगी तब भी ग्रो कर जाएंगी। तो वही सिचुएशन है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा ग्रो करी जाती हैं। वीट, कोकोनट, ग्राउंडनट उगाते थे पहले ये, बट एक तो रिजल्ट नहीं आता था, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती थी, खर्चा ज़्यादा होता था, तो उन्होंने बाजरा, ज्वार, मिलेट्स ये सब चीज़ें ग्रो करना शुरू कर दिया, जो कि सूखे इलाके, गर्म इलाके में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है, क्वालिटी भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है। और धीरे धीरे बिकॉज वीट और कार्ब्स वगैरह के चक्कर में लोग अब इन चीज़ों को, बाजरा, ज्वार को डिमांड भी करने लगते हैं। दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंसिव एग्रीकल्चर। ये आपके इंटेंसिव एग्रीकल्चर यानी कि बहुत हद एग्रीकल्चर करने का नतीजा है ये। द इंसेंटिव इरीगेशन नो डाउट इनिशियली हैज़ लेड टू ट्रिमेंडस इंक्रीज इन एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक प्रोडक्टिविटी। तो इनिशियली जब शुरू हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव हुआ था, अच्छी चीज़ें हुई थी, वाटर लॉगिंग हुई, सॉइल की नमक का कंटेंट बढ़ा, और दस लॉन्ग रन में ये एग्रीकल्चर की सस्टेनेबिलिटी को हार्म करता है। यानी कि लॉन्ग रन में आप आज तो आपने खेती कर ली, आपके एंसेस्टर्स ने भी खेती कर ली, बहुत अच्छे से कर ली, बट आपके आगे आने वाली जनरेशन को जो आप मिट्टी दे के जा रहे हो उसमें नमक है, उसमें पानी नहीं, बह नहीं जा रहा है, पानी रुक नहीं पानी लॉगिंग हो रही है, बह नहीं पा रहा है, इकट्ठा हो जा रहा है। सो दिस इज़ नॉट सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर। आप इस तरीके से अगर यूज़ करते रहे एग्रीकल्चर को, इंटेंसिव इरीगेशन करते रहे, तो आपके आगे आने वाली जनरेशन को प्रॉपरली सस्टेन्ड एग्रीकल्चर की सुविधा नहीं मिल पाएगी। नाउ मेजर्स फॉर प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो प्रमोट हो सके, लोग और से ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड। The ecological sustainability of Indira Gandhi Canal project has been questioned by various scholars. काफ़ी scholars ने question किया है कि actually में ये successful हुआ भी या नहीं, क्योंकि इसके harms काफ़ी रहे। इनका जो point है वो generally validity कैसे मिलती है, क्योंकि पिछले 4 decades में जो physical environment है वो काफ़ी ज़्यादा harm हो गया है, ख़राब हो गया है। तो बेसिकली वो उनका जो कहना है कि इससे तो ज़्यादा नेगेटिव हुआ, वो सही भी प्रूव हो रहा है। It is a hard fact that attaining sustainable development in the command area, अगर आपको कमांड एरिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो आपको बहुत सारे ऐसे मेजर्स करने पड़ेंगे जिससे इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, आपने अच्छा किया, लोगों को पानी प्रोवाइड कराया, उनकी खेती बाड़ी में मदद कराई, बट आपने इन्वायरमेंट ख़राब कर दिया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ रिसोर्सेज को बचाओ, आप इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करना है, उसके रिसोर्सेज बचाने के चक्कर में, रिसोर्सेज सब तक पहुंचाने के चक्कर में ये नहीं होना चाहिए कि इन्वायरमेंट में किसी तरीके की हार्म किसी तरीके का हार्म पहुंचे। Hence 5 of the 7 measures proposed to promote sustainable development are main। मतलब ये जो अगले हम measures पढ़ेंगे इसमें 5 में ये इन्वायरमेंट को किस तरीके से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उससे रिलेटेड बात करेंगे। सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि जो वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी है, पानी को मैनेज करने की पॉलिसी, हमारे सबसे मेजर क्राइसिस इज वाटर। लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, नहाने धोने के लिए तो बहुत दूर की बात है, जब पीने के लिए पानी नहीं है। तो वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी बनाना, एक कंट्री के पास, हर कंट्री के पास एक वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट हर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट की वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी को पानी चाहिए होता है। द केनाल प्रोजेक्ट इन्वाइसेज प्रोटेक्टिव इरीगेशन, यानी कि जो केनाल प्रोजेक्ट था उसमें स्टेज 1 एंड एक्सटेंसिव इरीगेशन ऑफ क्रॉप्स एंड पास्चर डेवलपमेंट इन स्टेज 2। तो इरीगेशन की ये बात कर रहे हैं स्टेज 1 में, इंटेंसिव प्रोटेक्शन इरीगेशन की, ध्यान थोड़ा ठीक ज़्यादा इरीगेशन नहीं, प्रोटेक्टिव इरीगेशन की बात हुई है। स्टेज 2 में बहुत धड़ल्ले से इरीगेशन की बात करी, क्रॉप्स की, पास्चर्स की बात करी है। इन जनरल द क्रॉपिंग पैटर्न शैल नॉट इंक्लूड वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स। ये बोल रहे हैं कि जनरली वो एरियाज जहाँ पे पानी की ऑलरेडी कमी है, आपको वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। इट शैल बी अडहेयर टू एंड पीपल शैल बी इंकरेज टू ग्रो ऐसी क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रो करो, सिट्रस फ्रूट ग्रो करो, जिनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। द कैड प्रोग्राम सच एज लाइनिंग ऑफ वाटर कोर्सेज, जैसे ये जो पानी है उसको लाइन कर देना, बाउंड्रीज बना देना, लैंड डेवलपमेंट लेवल करना, बराबंदी सिस्टम की, हर जो कैनल का पानी है वो सबको इक्वली मिले, इनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ताकि जो लॉस ऑफ वाटर है, पानी खोते जा रहे हैं हम, उसको हम कंट्रोल कर सकें। द एरियाज अफेक्टेड बाय वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी शैल बी रिक्लेम्ड। वो सारे एरिया जहाँ पे पानी की वजह से वाटर लॉगिंग हो गई है, सॉइल में नमक का कंटेंट इंक्रीज हो गया है, उनको रिक्लेम करना चाहिए, यानी कि उनको सही करने के लिए कुछ सुविधा, कुछ सोल्यूशन निकालना बहुत ज़रूरी है।
इको डेवलपमेंट थ्रू एफॉरेस्टेशन, यानी कि जो आप इकोलॉजी को वापस से रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हो, पेड़ लगा के, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन करके, पास्चर का डेवलपमेंट करके, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्टेज 2 में, जहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल हो गया है, ख़राब हो गया है. The social sustainability in the region can be achieved only if the land allottees having poor economic background are provided. तो एक पहले तो उन्होंने इन्वायरमेंट से रिलेटेड बताया, अब ये बोल रहे हैं कि जो पुअर इकोनॉमिक, वो फार्मर्स जो पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं, उनके पास अगर एडिक्वेट, यानी कि जितनी उनको नेसेसिटी है, ज़रूरत है, उतने फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशन, यानी कि सरकार का सपोर्ट नहीं होगा अपनी ज़मीन को खेती बाड़ी करने के लिए, तो वो ये वेस्टेज करते हैं. तो इसलिए पुअर लोगों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दोगे तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं. The economic sustainability in the region cannot be attained only through development of agriculture and ये आपको ध्यान रखना है कि एक जगह की जो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है वो सिर्फ वहाँ के एग्रीकल्चर से या वहाँ के एनिमल हस्बेंड्री से इंप्रूव नहीं हो सकती है. जो एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एलाइड एक्टिविटीज़ हैं, उनके साथ साथ आपको बाकी के इकोनॉमी के सेक्टर्स को भी ध्यान देना होगा, उनकी भी डेवलपमेंट पे नज़र बना के रखनी होगी. दिस शैल लीड टू डाइवर्सिटी, और जैसे जैसे, क्योंकि आप सारी चीज़ों में सारे इकोनॉमिक बेस पे ध्यान दोगे, अभी क्या करना, सारे के सारे लोग खेती बाड़ी करें, आप वहाँ पे और ज़्यादा ऑप्शंस दोगे, जॉब्स, इंडस्ट्रीज, तो उससे क्या होगा, खेती बाड़ी पे ऑटोमेटिकली प्रेशर कम हो जाएगा. तो जितनी एक्सटेंसिव इरीगेशन और एग्रीकल्चर होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. तो इकोनॉमिक बेस बढ़ने की वजह से लिंकेजेस बढ़ेंगे, बेसिक विलेजेस के बीच में सर्विस सेंटर्स, मार्केट सेंटर्स इंक्रीज होंगे, जिससे जो एग्रीकल्चर पे लोगों की डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी. सो दीज आर सर्टन थिंग्स जिससे आप इंदिरा गांधी केनाल के एरिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट कर सकते हैं. दैट्स इट फॉर टुडे. ये इंदिरा गांधी केनाल वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है, ये इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही ये है, इंदिरा गांधी केनाल और उससे रिलेटेड केस स्टडी. सो प्लीज़ फोकस ऑन दिस. आपको ये लास्ट वीडियो है, इसको अगर आपको एक बार नहीं समझ में आता है, replay the video and then you can ask the doubts in the comment section. And thank you so much for joining in, for taking out time for watching this video. I'm really grateful that you came here, watched the complete video. And if you like the video, please hit the like button, leave your comments, compliments, queries, suggestions, anything in the comment section. And thank you so much. Have a nice day.